ओके। अच्छा जी, हम स्टार्ट करें। हमने करेक्टर एरे को देखा था एंड हम उसी को भी कंटिन्यू करेंगे। हमने उसको देखना स्टार्ट किया था। एक करेक्टर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम ऐसे करेक्टर सी एच करके डिक्लेयर करते हैं, उससे एक बाइट का वेरिएबल डिक्लेयर होता है। हम ऐसे करेक्टर सी एच करके डिक्लेयर कर सकते हैं, सी एच इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो ये एक करेक्टर असाइन हो जाएगा इसको। ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं यूं सी एच को ए फिर डी फिर ई फिर ई फिर एल अदील, बेसिकली अदील असाइन करने की कोशिश करूं और उसके बाद यहाँ मैं प्रिंट एफ करके या सी आउट करके सी एच को 5 दफ़ा प्रिंट कराऊं, तो अदील नहीं प्रिंट होगा, बल्कि एक ही जो करेक्टर है वो प्रिंट होगा बार बार, जो कि लास्ट करेक्टर हमने इसमें इनपुट किया होगा। ठीक है। अच्छा, ये अगर अ, अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ऊपर सबको नजर आ रहा है? जैसा यस यस सर। सर आ रहा है। अच्छा, देखिए ये मैंने सी एच डिक्लेयर किया, इसमें पहले मैंने ए असाइन किया, फिर डी किया, फिर ई किया, फिर ई किया, फिर एल किया। तो अब बाकी सारे तो ओवरराइट हो गए, अब तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, एल। तो अब अगर आप सी आउट करके सी एच को बार बार भी प्रिंट कराएं, तो एक्चुअली प्रिंट क्या होगा, एल ही बार 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 प्रिंट होगा, जो लास्ट करेक्टर आपने इसको असाइन किया। ठीक है। तो एक करेक्टर के अंदर सिर्फ एक टाइम पर एक ही वेरिएबल आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा हमने एक दो इम्पोर्टेंट चीजें देखी थी। इसका क्या मतलब होता है? इस चीज का मतलब ये होता है कि हमने अगर अगर मैं यहाँ पे ये चीज स्टेटमेंट लिख रहा था, हमने इसको बड़ी डिटेल में उस दिन देखा था कि अगर मैं ये लिखता हूँ तो पहले क्या होता है कि ये इंडेक्स इक्वल्स टू वन ये एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, इंडेक्स इक्वल्स टू वन एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है? इंडेक्स को वन असाइन हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे वन आ गया। वन इज नॉट इक्वल्स टू वन, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये नहीं कह सकते वन इज नॉट इक्वल्स टू वन। फिर हमने क्या किया, अब आगे बढ़े, हमने यहाँ पे एक और टेस्ट करते हैं क्विकली। हमने कहा जी कि अगर यूं लिखा होता इंडेक्स इक्वल्स टू वन एंड वन इक्वल्स टू वन, अब कंडीशन क्या होगी? ट्रू। ट्रू हो जाएगी। ठीक है। अभी क्या होगी फॉल्स। ट्रू। जी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, अब अगर इसी की बजाय इस सूरत, अब इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दूं, फिर क्या होगा? ट्रू हो जाएगी। ट्रू। यहाँ पे क्या हो रहा फिर ट्रू होगी, नॉट। फॉल्स। है? इसमें फॉल्स होगी। इंडेक्स में 5 चला गया और फिर उसके बाद वो 5 को 1 से कंपेयर करा है। दो स्टेप्स हैं, दोनों स्टेप्स को गौर से देख लें। पहले इंडेक्स को 5 असाइन हो रहा है, उसके बाद वो 1 से कंपेयर हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हमने नॉट इक्वल्स टू वो लिखा हुआ है, अब इसमें गौर से देखना है तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि इंडेक्स को हमने 2 असाइन पहले किया और फिर चेक करिए 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। अब बताएं। 3 ट्रू। के केस 3 के केस में ट्रू। भी इट इज ट्रू। इंडेक्स को 3 असाइन हो गया, फिर हमने चेक किया कि 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1, यस इट इज ट्रू। तो हमारे पास ये, अब यहाँ 3 की जगह 5 लिखूं, 10 लिखूं, 20 लिखूं, 40 लिखूं, कुछ भी लिखूं, तो कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी अनटिल अनलेस मैं क्या लिखूं, 1 लिखूं। 1 के अलावा जब मैं 1 लिखूंगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, 1 के अलावा कुछ भी लिखूंगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू। ठीक है। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे, जैसे मैंने इंडेक्स को अगर 1 असाइन कर दिया, 1 इज नॉट इक्वल टू 1 इज फॉल्स, राइट। इसी तरह अब बताए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। C not equals to A, yes. B is not equals to A, yes. A is not equals to A, false. फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पर जब A जो आपने राइट साइड पे चीज लिखी हुई है, अगर वो उसी के इक्वल हो,
ये जो आपने राइट साइड पे चीज लिखी है, अगर इस यही लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगी तो फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वरना हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। अच्छा, ये फिर हमने पढ़ा था, हमारे पास फंक्शन है गेट सी एच और गेट सी एच ई। ये गेट सी एच ई क्या करता है? ये गेट सी एच ई, इसका मतलब होता है गेट करेक्टर एंड इको इट। अच्छा, इको इट का मतलब ये होता है कि जब आप, ये बेसिकली यूजर से एक करेक्टर रीड करने के लिए होता है। इसको जब हम इसको यूज करते हैं तो इसकी वजह से फिर हम जो एक आपने लेट्स सपोज यूजर एंटर करता है फॉर एग्जांपल बी, ठीक है, यूजर एंटर करेगा बी, जैसे सी इन के थ्रू रीड करते हैं, बस इसमें आपको एंटर की नहीं प्रेस करनी पड़ती। अच्छा, अब ये बी किसको असाइन हो जाएगा? सी एच को असाइन हो जाएगा। और अब बताएं बी इज नॉट इक्वल टू ए, वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू। ट्रू। अब इसकी बजाय अगर उसने सी एंटर किया तो भी हमारी कंडीशन ट्रू, डी एंटर किया, ई एंटर किया, एफ एंटर किया, कुछ भी एंटर करे अदर देन ए तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। कोई शक? सर रिपीट कर दें। नो सर। देखो, सपोज करो उसने इधर ये ऐसे ही है जैसे आपने सी इन यूज किया हुआ था, यानी यूजर से हम कोई करेक्टर रीड करें। जब मैंने यूजर से फॉर एग्जांपल एक करेक्टर बी, उस यूजर ने बी करेक्टर इनपुट किया, तो सी एच में क्या चला गया? समझो जैसे बी चला गया। फिर अब हम देखेंगे क्या बी इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, तो बी इज नॉट इक्वल टू ए, यस इट इज ट्रू। अच्छा, अगर बी की बजाय उसने सी एंटर किया होता तो फिर क्या होता? सी इज नॉट इक्वल टू ए, यस इट इज अगेन ट्रू, तो भी हमारी कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। डी एंटर करता, ई एंटर करता, एफ कुछ भी एंटर करता अदर देन ए तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। सही है। हाँ, अलबत्ता उसने अगर ए एंटर किया तो फिर कंडीशन हमारी क्या हो जाती? फॉल्स हो जाती। गॉट द पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब इसमें हमने एक वाइल लूप थोड़ी सी देखी थी। देखिए यहाँ मैंने लिखा इंडेक्स इक्वल्स टू 0 वाइल सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। अच्छा, ये क्या करेगा? ये पोर्शन क्या करेगा? एक करेक्टर यूजर से रीड करेगा, फिर चेक करेगा वो बी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल उसने ए एंटर किया, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यस कंडीशन इज ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इस वाइल लूप की बॉडी में आएंगे, जो कुछ इसकी बॉडी में वो एग्जीक्यूट होगा। जब हम एंडिंग ब्रेस पे आएंगे तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पर जब वापस आएंगे तो फिर एक और करेक्टर हम यूजर से रीड करेंगे। करेक्टर यूजर ने सी एंटर कर दिया, सी इज नॉट इक्वल टू बी, यस, फिर बॉडी में आगे। अब इसमें क्या होता है? वाइल लूप में क्या होता है कि ये आप ऐसे समझे जैसे इफ ही होता है वैसे ही है, लेकिन इसमें एक दफा जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है पूरी तो फिर वापस ऊपर जाके जो भी इस कंडीशन वाली जगह लिखा है वो दोबारा एग्जीक्यूट होता है, दोबारा कंडीशन चेक होती है। तो ये लूप बार 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 एग्जीक्यूट होती जाएगी, यानी यूजर से हर दफा वो एक करेक्टर रीड करेगा। कभी आपने डी एंटर किया, कभी ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच आई जे के, आप जितने मर्जी दिल करता है करेक्टर्स एंटर करते रहे। जब आपका दिल भर जाए तो आप क्या करेक्टर एंटर करेंगे? बी। जब आप बी एंटर करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जी, ये बात समझ आई है? यस सर। ठीक हो यस गया? सर। अच्छा, अब जितनी दफा हम इसको लूप को चलाएंगे, अब देखिए इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है? 0 है। जितनी, और इन लूप के अंदर हम क्या करें? इंडेक्स में इंक्रीमेंट करें। तो ये जितनी दफा ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी इंडेक्स में, उतनी दफा इंक्रीमेंट होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? कंडीशन हमने क्या लगाई हुई है? कंडीशन हमने लगाई हुई है कि यूजर से एक करेक्टर गेट करो। सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई मीन यूजर से एक करेक्टर गेट करो। अगर वो करेक्टर यूजर से जो एंटर किया है वो बी के अलावा कुछ भी है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू बी। तो अगर बी के अलावा कुछ भी हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने ए एंटर किया, सी, डी, ई, एफ कुछ भी एंटर किया तो उससे कंडीशन हमारी क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसकी बॉडी में आते हैं, बॉडी कंप्लीट होती है, तो फिर यहाँ से वापस हम इसी कंडीशन पर चले जाते हैं। फिर वो एक करेक्टर इनपुट करता है सी, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में आए, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद फिर हम ऊपर चले गए। फिर हमने एक करेक्टर रीड किया, उसने एंटर किया डी, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में आ गए,
फिर ऊपर चले गए, फिर उसने, अब देखो उसका दिल भर गया, अब वो कहता है कि यार बस और नहीं मैंने एंटर करने, तो वो क्या प्रेस कर देता है, बी। जैसे ही वो बी प्रेस करता है, बी इज नॉट इक्वल टू बी, फॉल्स हो जाता है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो ये यूजर से बार, अब अल्फाज को मेरे गौर से सुनिएगा, ये यूजर से बार बार करेक्टर रीड करता रहेगा, और जब यूजर अपने तमाम करेक्टर्स इनपुट कर चुका होगा तो वो फिर क्या एंटर कर देगा, बी लिखेगा। जैसे ही वो बी लिखेगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, ओनली, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूजर से तो हम बार बार करेक्टर, तो मैं ACDEFG और उसके बाद मैंने बी यूजर से रीड किया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे करेक्टर कितने हैं, करेक्टर वेरिएबल तो एक CH है। अब इसी के अंदर पहले आपने A डाला, फिर इसको मिटा के आपने D डाल दिया, फिर आपने E डाल दिया, फिर आपने F डाल दिया, लेकिन ये तो सारे करेक्टर किसी काम के नहीं है। आखिर में आपने क्या डाल दिया, B। जब आपने इसके अंदर बी डाला तो ये लूप से बाहर आ गया। लेकिन याद रखिए, अब इस CH में पड़ा हुआ, यूजर से तो हमने बहुत सारे करेक्टर रीड किए हैं, लेकिन CH में स्टोर क्या हुआ है, CH में सिर्फ एक करेक्टर बी स्टोर हो सका है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। समझ आ रही है जी? प्रॉब्लम समझ आ गई सबको? सर Yes, इंडेक्स sir. की वैल्यू 6 हो जाएगी। जबरदस्त। इंडेक्स की वैल्यू वो हो जाएगी जितने हमने करेक्टर बी के अलावा इनपुट किए हैं। ACDEFG और बी किया है तो 6 हो जाएगी। अगर हमने 5, अगर ए और AC किया, ACB किया होता तो 2 हो जाती। ठीक है, जितने करेक्टर्स इनपुट किया, जितनी दफा कंडीशन ट्रू हुई है, उतनी दफा उतना इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। यार अगर कोई पीछे ना फिल्म फिल्म देख रहा है तो यार वॉल्यूम तो बंद कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। ओके। अच्छा जी, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लास्ट करेक्टर है सिर्फ वो स्टोर हो रहेगा, बाकी करेक्टर स्टोर नहीं रहेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है करेक्टर एरे। करेक्टर एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंटीजर एरे डिक्लेयर करते थे। इस सूरत में हमने क्या किया है, हमारी डाटा टाइप करेक्टर है, एरे का नाम CH है, और ये क्या है, उसका साइज है। ठीक है, ये नेम है, ये क्या है, डाटा टाइप है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हमने CH, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे यूं करेंगे तो ये अब आपके पास यूं एक एरे बनी है। ठीक है, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ADEL, और यहाँ पर देखिए ये मैंने दोबारा से वापस 1 के ऊपर ये यहाँ पे दोबारा E डाल दिया। तो ये इस तरीके से मैं इन एलिमेंट्स को दोबारा भी एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, जिधर जो असाइन करना चाहूँ मैं असाइन कर सकता हूँ। जैसे एक इंटीजर एरे में हम काम करते थे, एग्जैक्टली वही काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूँ तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। 10 एलिमेंट की एरे बनी, लेकिन जो मैंने डाटा डाला है वो तो बड़ा कम है, वो तो अदील लिखा हुआ है। अदील लिखने का क्या मतलब है, ऐसे जब आपने यूं डिक्लेयर की एरे अदील, तो इससे क्या हुआ, इसकी वजह से जो कैपेसिटी है वो तो 10 एलिमेंट्स की है, 0 से लेकर 9 तक आप गिने तो 10 करेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाला है, जो हमने स्ट्रिंग डाला है वो क्या है, अदील, ADEEL। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. अच्छा। अच्छा, इंटीजर एरे में अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स की एरे हो और हम 3 4 को इनिशियलाइज करें तो बाकी सब में क्या चला जाता है, 0। 0। जबकि अगर स्ट्रिंग हो यानी करेक्टेड एरे हो और उसके आप आधे एलिमेंट से इनिशियलाइज, कुछ एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दें और कुछ बाकी आप छोड़ दें, तो बाकी सब में क्या चला जाता है, \0, \0, \0। ठीक है, इसका भी ASCII कोड एक्चुअली 0 ही होता है, लेकिन हम इसे \0 कहते हैं। ये आ, इसको अच्छा, जब हम एक करेक्टर एरे में कुछ करेक्टर्स डाल दें और उसके आखिर में ये \0 भी डाल दें तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं,
स्ट्रिंग। अगेन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं यूं करेक्टर, ये दिस इज करेक्टर ए एंड अगर मैं इसके ऊपर डबल कोट्स डाल दूं दैट बिकम्स स्ट्रिंग। ठीक है, ये करेक्टर कांस्टेंट है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये बात आपने दोनों का फर्क आपने याद रखना है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये हमारे लिए याद रखने वाली हैं कि जैसे ये डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। अ कांस्टेंट इज टर्मिनेटेड बाय द नल करेक्टर। अच्छा, ये जो \0 है इसका दूसरा नाम नल करेक्टर भी होता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात अगेन। ठीक है जी, और इसका जो आस्की कोड है वो 0 ही होता है। ठीक है। अच्छा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपेंड्स इट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स, सिग्निफाइज एंड ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम कंपाइलर। जैसे हमने यहाँ पर हेलो डाला तो हेलो के एंड पर उसने खुद से \0 भी ऑटोमेटिकली डाल देगा। अच्छा जैसे, अच्छा ये अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी थी। करेक्टर स्ट्रिंग 6 इक्वल्स टू हेलो, इसमें क्या होगा कि जो एरे बनेगी आपके पास, उस एरे में यहाँ पर कितने एलिमेंट्स की बनेगी? 6 एलिमेंट्स की, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एरे बनेगी। इसके अंदर यूं हेलो तो सेव हो जाएगा, लेकिन इसके एंड पर यहाँ पर एक \0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि स्ट्रिंग 5 पर क्या पड़ा है, तो स्ट्रिंग 5 पर \0 पड़ा हुआ। यार ये पीछे जिससे कोई टीवी शीवी लगाया हुआ है प्लीज बंद कर लो यार, अपना माइक तो बंद कर दो यार। अच्छा जी, अच्छा ये हमारे पास एक और एरे थी करेक्टर A1, इस एरे का नाम है, इसका उसने देखे साइज नहीं बताया। जब आप साइज नहीं बताते और उसको आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो 0 1 2 3, यहाँ मैंने A B C, जैसे अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला कि जब हम कोई स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस कंपाइलर इसके एंड पर एक \0 भी डाल देता है। तो इसको मिनिमम कितने करेक्टर्स चाहिए थे? 3 तो हो गए ए बी सी के साथ आप एक हिडन भी करेक्टर कंसिडर कर लिया करें \0। तो टोटल कितने करेक्टर्स हो गए? 4 करेक्टर्स हो गए जो कि हमने बेसिकली इनिशियलाइज किया था। तो जितने करेक्टर से आपने इनिशियलाइज किया और यहाँ पर नहीं लिखा, अगर यहाँ पर नहीं लिखा तो उस सूरत में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज ऐसे किया होता, करेक्टर फॉर एग्जाम्पल ए ब्रैकेट्स डाल के इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल अदील, कोई बताएगा कितनी बड़ी एरे डिक्लेयर होती? 6। शाबाश, 6 जबरदस्त 6 जबरदस्त जबरदस्त। इसमें हमारे पास जो काम के करेक्टर्स हैं वो ADEL 5 करेक्टर्स थे। तो इन 5 करेक्टर्स के लिए तो वो एरे के अंदर स्पेस बनाएगा ही बनाएगा, साथ एक \0 के लिए बनाएगा। तो टोटल 6 की एरे बनेगी, 6 के 6 के से डाटा इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। हाँ, अगर आप यहाँ पर 20 लिख दें, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ 16 लिख देता फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, तो अब इस सूरत में क्या होता? हेलो तो आ जाता, लेकिन हेलो के साथ यहाँ पे ढेर सारी और भी एलिमेंट्स आ जाते जो कि खाली पड़े होते। तो इस सूरत में आपके पास, अगर आपने यूं करके 16 वगैरह डिक्लेयर किया है तो आपके पास बाद में आप इसमें कोई बड़ा स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूं करके एरे डिक्लेयर की, जैसे ये मैंने डिक्लेयर की है जिसके अंदर मैंने साइज नहीं लिखा, तो आपने जितने एलिमेंट से अभी इनिशियलाइज किया उतनी बड़ी एरे बन गई है। आगे आप इसमें मैक्सिमम इतना ही बड़ा 3 करेक्टर्स का एक \0, इतना ही करेक्टर्स के स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं। इसके अंदर बाद में आप अदील स्टोर नहीं कर सकेंगे, ये वाली इस एरे में। ठीक है, इसी तरह इस वाली के अंदर आप पाकिस्तान स्टोर नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर आप यूं करेक्टर बाय करेक्टर A B C अलग अलग करके सिंगल कोट्स में विद कॉमा सेपरेटर अगर आप इनपुट करेंगे तो फिर ये \0 अपनी तरफ से पुट नहीं करेगा। इस सूरत में यहाँ जो एरे डिक्लेयर होगी उसका उसका साइज क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ये देखिए ABC जब आपने ऊपर डिक्लेयर की तो उस सूरत में उसने \0 को डाल दिया था, तो इसका साइज क्या था? 4। जब आपने अलग अलग सिंगल कोट्स के अंदर अलग अलग करेक्टर्स को खुद से लिखा तो फिर साइज क्या आ गया? 3।
इसी तरह अगर आप यूं सिंगल कोट्स में कर रहे हैं ए बी सी, तो फिर आपको \0 खुद ही डालना पड़ेगा। जब आप \0 डाल देंगे तो इसका मतलब है अब ये एरे कितने एलिमेंट्स की है, 4 एलिमेंट्स की। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात। देखें, एक तरीकेकार ये है जैसे हम इंटीजर एरे को डिक्लेयर करते, यहाँ लिखते थे 5 10 20 30, ऐसे हम लिख सकते थे, हम लिख लेंगे तो ये यहाँ पर इसको उतने एलिमेंट से इनिशियलाइज कर देगा। अगर आप इसके बैक एंड पे \0 डालना चाहते हैं तो खुद ही डाल लें। तो अब ये कितने कैरेक्टर्स हो गए, 4, तो उसने यहाँ पे 4 से डिक्लेयर कर दिया। अभी आपने ए बी और सी अलग अलग लिखे तो उसने 3 एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन अगर आप डबल कोट्स के अंदर ए बी सी लिखेंगे तो वो ए बी सी के लिए तो बाइट रिजर्व करेगा, एक \0 भी बैक एंड पे डाल देगा। ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्या इनमें से कौन कौन सा स्ट्रिंग है। जिसके एंड पर \0 हो वो स्ट्रिंग कहलाता है, जिसके एंड पर \0 ना हो वो स्ट्रिंग नहीं है। तो ये जो पहली वाली एरे है A1, इसके बैक एंड पे \0 है, यस है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। जो कि A2 जो हमारी, जबकि A2 जो हमारी है उसके बैक एंड पे \0 नहीं है तो वो स्ट्रिंग नहीं है। A2 इज नॉट अ स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर? यस A3 सर। A3 जो है, A3 के बैक एंड पे \0 है, इसलिए A3 एक स्ट्रिंग है। ठीक है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, पुट के फंक्शन पढ़े थे। पुट का फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। अब A1 क्या है, एक स्ट्रिंग है, यस है, इसलिए ये इसको प्रिंट कर देगा। A2 क्या एक स्ट्रिंग है, नहीं है भाई, A2 एक स्ट्रिंग नहीं है, तो पुट काम नहीं करता। पुट कैसे काम करता है, अभी हम थोड़ी देर में मजीद इसकी डिटेल को देखेंगे। पुट ऐसे काम करता है कि जब आप कोई स्ट्रिंग का नाम उसे देते हैं तो वहां से वो तमाम कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा जब तक \0 नहीं आ जाता। जबकि अगर आप A2 में देखो तो यहाँ तो \0 है ही नहीं, तो पुट बेचारा कहाँ रुकेगा, वो तो रुक ही नहीं पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि A2 इज नॉट अ स्ट्रिंग। अच्छा, A3 एक स्ट्रिंग है, यस A3 एक स्ट्रिंग है। अच्छा, अब इस केस में उसने कहा B4 ऑफ I। अब B, इस केस में हमारे पास कितनी बड़ी एरे बनी, इस केस में हमारे पास 4 एलिमेंट्स की एरे बनी, 0 1 2 3। उसने इनिशियलाइज किससे किया, हाई से इनिशियलाइज किया। बाकी 2 एलिमेंट्स पे क्या चला गया, \0 अब वो पूछ रहा है B3 पे क्या पड़ा हुआ है, B3 पे भी \0 पड़ा है और B2 के ऊपर भी \0 पड़ा हुआ है। आसान अल्फाज में जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो जितनों से इनिशियलाइज करेंगे बाकी तमाम में क्या आ जाएगा, \0। ठीक है। अगर आपने साइज नहीं बताया हुआ, जैसे यहाँ हमने नहीं बताया हुआ, तो जितनों से इनिशियलाइज किया है प्लस एक \0, मिनिमम एक तो आना ही था, ये 4 बनते हैं तो उसने 4 से ही उसको उसका साइज बना दिया। ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात देखी थी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये अभी आपकी ये जो है क्या नाम है, जूम की मीटिंग है, ये 1 मिनट में अभी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लेते हैं तो फिर हमें बाकी चीज़ों की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ठीक है। इसमें अगर एक स्ट्रिंग है, अब ये देखें, ये वाला जो एक स्ट्रिंग है, मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखिए, एक मैंने डिक्लेयर करूँ, एक करेक्टर नेम के नाम से मैंने एक एरे बनाई जिसके अंदर मैं नेम स्टोर किया करूंगा। ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा अली। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा, अली। अब इसको समझिएगा प्लीज गौर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जब आप किसी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी वो आपसे पूछेंगे। ये हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए, ये जो मैंने एरे डिक्लेयर की है कितने एलिमेंट्स की थी, 10 की थी। दिस इज कॉल्ड साइज ऑफ द एरे। क्या कहलाती है, साइज ऑफ द एरे। इसके अंदर स्टोर क्या हुआ, अली स्टोर हुआ। क्या स्टोर हुआ जी, अली स्टोर हुआ \0 के साथ। इसमें काम के कैरेक्टर्स कितने हैं, 3। ठीक है, \0 से पहले जितने कैरेक्टर है इनको हम कहते हैं स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है।
तो जो इसकी कैपेसिटी है एरे की, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द एरे, और जो उसके अंदर काम के कैरेक्टर पड़े हैं \0 से पहले पहले वाले, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। किसी का कोई शक शुबा है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर हम। एक हो गया साइज, जो उसकी कैपेसिटी है, यानी इसके अंदर मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जितनी बड़ी एरे है। और जो इसके अंदर काम के कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, काम के कैरेक्टर्स वो हम कंसिडर करेंगे